सुनो जी, हम लोग एक ऐसी चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा है। मतलब कन्फ्यूजन वैसे कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। कन्फ्यूजन है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इनमें लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब सुनो कन्फ्यूजन से मेरा मतलब क्या है। पहली बात हम पढ़ रहे हैं हमारा तीसरा बायोमॉलिक्यूल जो कि फेमस है क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इसका नाम कैसे पढ़ा ये केमिस्ट्री वालों को पता होगा। कार्बो माने कार्बन, हाइड्रेट माने H2O। पहले ऐसा माना जाता था जितने भी हाइड्रेट्स कार्बन के हैं, यानी कार्बन के साथ अगर H2O जुड़ा हो तो कार्बन के हाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट कहा जाता था। बाद में ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ हुई, सामने सन निकल कर ये आया ऐसे कितने ही मॉलिक्यूल हैं जिनके कार्बन के साथ H2O जुड़ा है बट स्टिल दे आर नॉट शुगर। इसका मतलब हर कार्बन का हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, बट नाम रख दिया तो रख दिया, तो वही आज तक भी चला आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड भी बोलते हैं या शुगर भी बोलते हैं। देखो शुगर को मैं आपको जरा बताऊं, इन शॉर्ट ये है क्या चीज़। इन शॉर्ट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है, फ्यूल का। और आपकी बॉडी के अंदर अगर शुगर ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम्स इतनी खड़ी कर देगा जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी शुगर को जितना अमाउंट है उतना ही कंज्यूम करना चाहिए, उससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वरना आपके सर से लेकर पाँव तक पूरी हेल्थ ख़राब कर देता है शुगर। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है। अब बताते हैं क्यों ख़तरनाक है। पहले शुगर की बात करते हैं। शुगर के 3 कैटेगरी बनाई है हम लोगों ने। एक शुगर की कैटेगरी का नाम है मोनोसैकेराइड, और एक कैटेगरी का नाम है ऑलिगोसैकेराइड, और एक का नाम है पॉलीसैकेराइड। यानी शुगर की 3 कैटेगरी हैं। अब ये तो आप भी जानते हो, अगर किसी शुगर की चेन में बहुत सारी यूनिट्स लगी हुई हैं, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिस। अच्छा, जैसे प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, ऐसे शुगर भी तो बना होता है ना किसी स्मॉलेस्ट यूनिट से। तो जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है उस यूनिट ऑफ शुगर को हम लोग मोनोसैकेराइड बोलते हैं। यानी शुगर की यूनिट का नाम क्या है, मोनोसैकेराइड। जैसे वहाँ था अमाइनो एसिड, यहाँ क्या है, मोनोसैकेराइड। ऑलिगो, अगर एक ऐसी शुगर की चेन है जिसमें 2 मोनोसैकेराइड से लेके 8 मोनोसैकेराइड तक देखे जा सकते हों, ऐसे हम शुगर को क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक ऐसी शुगर की चेन ले आया जिसमें टोटल 4 मोनोसैकेराइड है, और मैंने क्या बोला, अगर किसी भी शुगर के चेन में 2 से ज़्यादा और 8 से कम अगर नंबर है मोनोसैकेराइड के, तो वो किस में आएगा, ऑलिगो। देखो ऑलिगो एक मैथमेटिकल नंबर के लिए आता है। ऑलिगो का मतलब होता है 2 से 8, कुछ बुक्स 2 से 10 भी लिख दिया करती हैं। ठीक है, बस इसका माहिर चलता रहता है हमेशा, 2 से 8, 2 से 10। तो 2 से 8 नंबर अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो अब मैं क्या बोलूँगा, या तो किसी शुगर में सिर्फ एक ही यूनिट होगी तो वो शुगर की चैन तो नहीं कहला सकती, या उसमें 2 होगी। जैसे ही 2 हुआ किस में आ गया, ऑलिगो में। या 3 होगी तो भी ऑलिगो में, 4 हुआ तो भी ऑलिगो, 5, 6, 7, 8 ऑलिगो। जैसी 9 इसमें यूनिट आ गई, अब वो किस में आ गया, पॉली के अंदर। 3 कैटेगरी ऐसे बना रखी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ मोनोसैकेराइड। मैं मोनोसैकेराइड में आपको एग्जांपल देता हूँ, सॉरी, इसके क्लासेस ऑफ एंजाइम के। मोनोसैकेराइड में हमने क्लासेस बना रखी हैं, जैसे कि एक क्लास का नाम है ट्रायोस शुगर, एक का नाम है टेट्रोस शुगर, एक का नाम है पेंटोस शुगर, एक का नाम है हेक्सोस शुगर, और एक का नाम है हेप्टोस शुगर। अब ये क्या है, ये मोनोसैकेराइड के भी टाइप्स आते हैं। अब देखो ट्राइसैकेराइड क्या है, ऐसा कोई मोनोसैकेराइड जिसमें सिर्फ 3 कार्बन हो। तो 3 कार्बन का अगर कोई मोनोसैकेराइड बना हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ट्रायोस शुगर। अगर किसी पे 4 कार्बन है, टेट्रोस, 5 कार्बन है, पेंटोस, 6 कार्बन है, हेक्सोस, ये कार्बन है हमारा हेप्टोस। सुना सीडो हेप्टोलोज, ये आपने सुना होगा। C3 साइकिल के अंदर एक कंपाउंड आता है, अभी आपके एनसीईआरटी में वो है नहीं सर, पहले बहुत ही इलेबोरेट साइकिल थी, उसमें एक आता है सीडो हेप्टोलोज करके कंपाउंड था, वो इसी कैटेगरी का एग्जाम्पल था। बट खैर, आपने इन सब में से ना तो आपने आज तक ट्रायोस शुगर का कोई एग्जाम्पल पढ़ा है, ना आपने टेट्रोस शुगर का एग्जाम्पल पढ़ा है, और ना ही आपने अभी तक तो पेंटोस का भी नहीं पढ़ा, और ना आपने पढ़ा है हेप्टोस का। आपने सिर्फ आज तक
जितने एग्जाम्पल पढ़े हैं मोनो के वो सारे हेक्सोस के पढ़े हैं। हेक्सोस क्या, जिसमें 6 कार्बन आते हो। देखो जो ग्लूकोज है बताओ इसमें कितने कार्बन है, C6H12O6। फ्रक्टोज जो है सेम, हमारा गैलेक्टोज हो गया, इसमें भी क्या आ गया, सेम। जब तीनों के अंदर 6 ही कार्बन है तो 6 कार्बन वाला किस में आता है, हेक्सोस शुगर में आता है। अब जैसे मैं आपको देखो आपको याद करना है पेंटोज और हेक्सोस के। मैं आपको पेंटोज का एक एग्जांपल देता हूँ। एक शुगर है जिसका नाम है राइबोज शुगर। क्या है, राइबोज शुगर। मैं आपको राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, आप मुझे बताना कि ये पेंटोज में क्यों आ रहा है। ये ऑक्सीजन, कार्बन 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 और यहाँ कार्बन। अब ये पूरा एक हमारा राइबोज शुगर का डायग्राम है जिसमें सेंटर वाला ऑक्सीजन हो गया। अब कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। पूरे इस कंपाउंड में कितने कार्बन है, 5 है ना, इसीलिए किस में आता है, पेंटोस क्लास में आता है। आपको पता है पेंटोस किसी का नाम थोड़ी है। जैसे मान लो जैसे इसका नाम नंदू है तो ये 11th A क्लास से है मान लेते हैं, तो 11th A क्लास हेक्सोस पेंटोस ये इस टाइप में हो गया। 11th A इसका नाम नहीं है, नाम इसका नंदनी है। सेम इसी तरह से कह रहा हूँ कि ग्लूकोज फ्रक्टोज ये शुगर का नाम है, लेकिन जिस क्लास से बिलोंग करता हो, क्लास कौन सी है, हेक्सोस शुगर की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं सारे के सारे। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, कई बार ना कन्फ्यूजन क्या होती है, सर कहते हैं यार, बच्चे कहते हैं सर ने पढ़ाया है शुगर के 3 टाइप, यहाँ पे टाइप। अब वो सोचते हैं कि यहाँ पर ये टाइप का मतलब है 3 मोनोसेक्राइड 4, नहीं भाई, सारे हैं एक ही मोनोसेक्राइड। उस एक मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन। आप ऐसा समझो, घर बनाने के लिए हमें ईंटें चाहिए होती, ईंटें हमारे लिए मोनोसेक्राइड है। अब हमें यहाँ पे 5 कंपनियां हैं जो ईंटें ऑफर करती है सही रेट पे। एक कंपनी का नाम ट्रायोस है, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस एंड हेप्टोस। मेरे को जो सबसे अच्छी ईंट लगती है वो लगती है हेक्सोस वाली कंपनी के। मैं कहा तुम अपनी वाली दो। इसीलिए हमारे आसपास जितने घर बने सारे सबके अंदर जो यूनिट इस्तेमाल हुई है वो कौन सी हुई है, ग्लूकोज। इसका मतलब ये है कि दुनिया में सिर्फ इकलौता यही मोनोसेक्राइड है, और भी हैं लेकिन वो हमने पढ़े नहीं हैं आज तक। ठीक है, तो कृपया रखना इसमें हेक्सोस हमें थोड़ा सा रखना हाईलाइट, बाकी आगे देखते हैं। अब बात करते हैं ओलिगोसेक्राइड की। अब ओलिगोसेक्राइड के अंदर ये बात तो क्लियर है कि सर 2 से लेकर 8 के बीच में आने चाहिए मोनोसेक्राइड। अब 2 से लेकर 8 में हम पढ़ेंगे 2 वाला जिसका नाम है डाईसेक्राइड। अगर 3 हुआ तो ट्राईसेक्राइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा है। ऑक्टा तक आ गए यानी किस में आ गया, ओलिगो तक है, ओलिगो के बाहर मत जाना। डाईसेक्राइड में ये मेरा सबको हिदायत है, ये नीट और सिविक्स दोनों के हिसाब से ना ये रट्टा मार लो, काम है, बहुत काम की चीज़ है। ये 3 शुगर के नाम याद करो। पहला याद करो लैक्टोज के बारे में, दूसरा याद करो माल्टोज के बारे में, और तीसरा याद करो सुक्रोज के बारे में। ठीक है, लैक्टोज को जब तोड़ोगे इसमें 2 ग्लूकोज मिलते हैं, ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है, और दोनों का फॉर्मूला जानते हुए सेम ही है। अगर आप माल्टोज को ब्रेक करोगे आपको मिलेगा ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। सुक्रोज तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, यहाँ पे आपको सब याद करना। देखो अल्फा बीटा भी एक कुछ आता है, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन आप लोगों ने पढ़े नहीं है। 12th में आओगे ना आपको केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, वहाँ पर आप पढ़ना पूरी ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं केमिस्ट्री वाला सेक्शन नहीं उठाने वाला, ठीक है, वो मेरा टाइम बहुत कंज्यूम कर लेगा। आपके लिए इतना बहुत ज़रूरी है कि इन तीनों को ब्रेक, अब देखो लैक्टोज को ब्रेक करने के बाद आपको मिले 2 मोनोसेक्राइड, यानी एक बात तो क्लियर है इसमें 2 ही तो होंगे, तो हुआ ना डाईसेक्राइड, हुआ ना डाई 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 ऐसे। और आपसे डाई का पता नहीं कितनी बारी पूछता है। माल्टोज तो पता है आपको रोटी वगैरह में देखने को मिल जाती है। जब स्टार, देखो रोटी में स्टार्च होता है, आप जब रोटी चबाते हो चबाते आपके माउथ में डाइजेशन होता है स्टार्च का। स्टार्च को ब्रेक करके बॉडी क्या बनाती है, माल्टोज बनाती है। एक सुना आपने कि रोटी को अगर बहुत लंबे समय तक च्यू करते रहो, चबाते रहो, तो रोटी मीठी लगने लग जाती है, क्योंकि रोटी में प्रेजेंट स्टार्च हमारे माउथ में ब्रेक होने लग जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। और जैसे ही वो एंजाइम स्टार्च पे काम करता है उसको तोड़ देता है, किसमें, माल्टोज में, और माल्टोज में शुगर है तो आपको मीठा सा फील होता है। ये लैक्टोज आपका हो गया मिल्क शुगर, मिल्क में ये वाला होता है। ये आपका हो गया शुगर केन वगैरह में हो गया, या जो भी मतलब कोई भी जो स्वीट आइटम होता है ना, मिठाई उठाई सब में भरा होता है। और ये बहुत डेंजरस है यार सुक्रोज तो।
मतलब आप अपनी लाइफ से अगर थोड़ा मीठा कम कर दो ना, आप में काफ़ी अच्छा रिमार्केबल डिफरेंस देखने को मिल सकता है। देखो मैं ना, शुगर भी दो तरह के होते हैं। आपने एक चीज़ सुनी है सर, इसमें फाइबर अच्छा, फाइबर ज़्यादा, फाइबर ज़्यादा है। फाइबर भी तो शुगर ही है। ओट्स खा रहे हो, शुगर तो उसमें भी है। बनाना कंज्यूम कर रहे हो, शुगर तो उसमें भी है। रोटी खा रहे हो, शुगर तो इसमें भी। तीनों में क्या फ़र्क है? अब आप ये सोचो, बॉडी के हिसाब से एक बार आ जाओ। बॉडी कह रही है, देखो हर शुगर का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब अगर कोई शुगर ऐसा है जिसको बॉडी को तोड़ने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़े, तो बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है वो। लेकिन किसी शुगर को ब्रेक करने के लिए बॉडी के जान लगे लेकिन टूट नहीं रहा, दैट इज़ वो बॉडी के लिए अच्छा शुगर नहीं माना जाता। हम जिन फाइबर्स की बात करते हैं बॉडी के लिए सबसे अच्छे होते हैं, बॉडी को इसमें सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ता है। और ऐसे फाइबर वाले फूड आपके बीपी, आपके ब्लड के लिए, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। फाइबर बेस्ड फूड इसलिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। होते शुगर वो भी हैं, लेकिन वो शुगर ऐसे हैं जिसे बॉडी ईजिली ब्रेकआउट कर लेती है, बस इसलिए वो हमें बॉडी के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो शुगर भी अगर कंज्यूम आप करें तो शुगर में भी अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। आपको वो कैटेगरी चूज़ करनी जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल कम से कम एफर्ट में बॉडी का काम हो जाए, और वो फाइबर से अच्छा तो खैर कुछ नहीं आता। अच्छा, पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। इसके तो एग्जांपल तो आपने रट्टे मार रखे होंगे। देखो यहाँ पे ना पॉलीसेकेराइड की हम दो कैटेगरी बनाएंगे। एक बनाएंगे होमोपॉलीमर की और एक बनाएंगे हेट्रोपॉलीमर की। होमोपॉलीमर क्या, सोचो एक शुगर की चेन है जिसमें सारे शुगर एक जैसे हैं, सारे के सारे शुगर एक जैसे हैं। अगर एक ग्लूकोज तो सारे ग्लूकोज, एक फ्रक्टोज तो सारे फ्रक्टोज, मतलब एक ही यूनिट होनी चाहिए, एक ही तरह की। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद कर लो, इसमें सेल्यूलोज, प्लांट का जो सेल्यूलोज है वो सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना होता है। इसके अलावा आप कर लो इस याद, स्टार्च, ये भी सिर्फ ग्लूकोज से मिलके बना है। हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है, ग्लाइकोजन, वो भी होमोपॉलीमर है। इसके अलावा हमारी बॉडी में सेल्यूलोज, एक याद कर सकते हो, आपने याद है काइटिन, याद है काइटिन? हाँ, जो काइटिन है वो भी एक तरह के शुगर से मिल रहा था, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये इस तरह के, अच्छा ये मॉडिफाइड शुगर है भाई, ये नॉर्मल शुगर नहीं है। क्या नहीं दे रखा है, बता रहा हूँ मैं। ये सुनते हो ना अब, ये ग्लूकोसामीन, ये सुनते हो, ये होते क्या है? ग्लूकोसामीन, ग्लूकोज, अमीन मतलब NH2, यानी ग्लूकोज मान लो सिंपल ग्लूकोज था, इसके साथ एक अमाइन जुड़ गया, एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, तो अब इसका नाम चेंज करना पड़ेगा। इसे हम सिर्फ ग्लूकोज नहीं कह सकते। तो कई बार क्या होता है, शुगर ना मॉडिफाइड हो जाते हैं। शुगर का कोई ग्रुप रिएक्ट कर गया किसी और से, अब रिएक्ट करेगा, रहेगा तो अब भी शुगर ही, लेकिन तब शुगर को बोलते हैं मॉडिफाइड शुगर, तो उनके नाम फिर नए रखे जाते हैं। तो ये एक तरह का ग्लूकोज ही है, लेकिन ग्लूकोज ने बस रिएक्शन कर ली कंपाउंड से और नाम चेंज होगा, क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इससे काइटिन बना करता है। इसके अलावा एक एग्जांपल है इन्यूलिन। थोड़ा सा ये सीखो, नई चीज़ आपके लिए। देखो इंसुलिन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या होता है, एक प्लांट है डेलिया प्लांट। डेलिया प्लांट की रूट्स में हमें ये देखने को पाया जाता है, ये इन्यूलिन। इन्यूलिन क्या है, डेलिया प्लांट हमेशा अपना बॉडी में जो फूड है वो ग्लूकोज की चैन में स्टोर नहीं करता, वो फ्रक्टोज की चैन में करता है। और आप इन्यूलिन एक लौता ऐसा आप एग्जाम्पल पढ़ रहे हो जो किससे बना है, फ्रक्टोज से। वरना जितने शुगर आप जानते हो, जितना भी शुगर आपकी लाइफ में, जितना शुगर आप डेली कंज्यूम करते हो, सारे ग्लूकोज से बने हुए हैं। फ्रक्टोज का तो आपने लाइफ में कभी एग्जाम्पल नहीं पढ़ा होगा, यहाँ पहला एग्जाम्पल है जो किससे बना है, फ्रक्टोज से मिलके बना है। और पता है बॉडी हमारी फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, हमारी बॉडी में फ्रक्टोज कूड़ा है। इसीलिए जब अगर हम इन्यूलिन खा लेते हैं, यानी ये डेलिया प्लांट की रूट खा लेते हैं, तो हमारी बॉडी में इन्यूलिन आ जाता है, सॉरी फ्रक्टोज की चैन आती है। बॉडी इस फ्रक्टोज की चैन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, इसको किडनी के थ्रू बॉडी के बाहर फेंक देती है। अब आपने इन्यूलिन खाया और किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर आ गया। हम इस इन्यूलिन से किसी भी इंसान के किडनी के फंक्शन को चेक कर सकते हैं, किडनी इसके प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही। जैसे आपने कुछ इन्यूलिन इस अमाउंट में खिलाया, अब आप देख रहे हो कि इसका इतना यूरिन बना है इतने टाइम बाद, यानी पर सेकंड इसकी बॉडी इतना इन्यूलिन किडनी से बाहर निकाल रही है, हाँ कि ना। हम उससे उसकी किडनी के अंदर चल रहे फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे इन्यूलिन का सिग्निफिकेंस क्या, क्या बोलना, किडनी के फंक्शन को जानने के लिए, किडनी ठीक से काम कर रही कि नहीं कर रही, हम इसका बहुत इस्तेमाल किया करते हैं इन्यूलिन का।
अच्छा क्या? नहीं नहीं, वो पायल है वो। हाँ लेकिन तुम्हें करना, तुम्हारा केमिस्ट्री के हिसाब से तुम्हें करना पड़ेगा, बायो के हिसाब से एग्जाम में नहीं आएगा। तुम्हारा अल्फा बीटा केमिस्ट्री वाले सेक्शन में आएगा, बायो में अल्फा बीटा डालेंगे भी नहीं वो लोग, तो वो तुम्हें केमिस्ट्री के लिए करना है, लेकिन करना तो है। अच्छा ये होमो हो गया। हेट्रो में आपको याद है एक एग्जाम्पल, पेप्टिडोग्लाइकेन। इसमें क्या था, दो तरह के मॉडिफाइड शुगर थे, एक नैग और एक नैम, यानी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैग और नैम, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, वो नॉर्मल ग्लूकोज से नहीं बनी होती, वो इस तरह के मॉडिफाइड ग्लूकोज से बनी होती है, जिसमें क्या होता है, नैम फिर क्या लगा है, नैग, नैम नैग। अब मुझे बताइए इस चेन के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के आपको मॉडिफाइड शुगर दिख रहे कि नहीं दिख रहे? और हेट्रो का मतलब डिफरेंट, जिस चेन में एक से ज़्यादा टाइप के ग्लूकोज नहीं बोलूँगा, शुगर की यूनिट मिल जाए उसको हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। जिसमें सारे सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, होमोपॉलीमर। अब हम अपने को इन सब में क्या पढ़ना है, अपने को सबसे मेन पढ़ना है स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये है हमारे प्रायोरिटी में। क्या? नहीं वो एनसीईआरटी वाला नहीं है, वो नहीं करना। हाँ भाई सुनो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं होमो के अंदर एक केस है स्टार्च। एनसीईआरटी में दिया है एसिड, दिया तो नहीं होगा यार, जानते हो आप लोग, एक एसिड है हाइलोयूरोनिक एसिड, आपके कॉस्मेटिक में भरमार इस्तेमाल होता है इसका, पढ़ा भी होगा। हाँ बहुत, वो इसी का हेट्रो का एग्जाम्पल है। स्टार्च की बात करते हैं, तुम लोगों ने स्टार्च का टेस्ट किया है लैब के अंदर? पहले आयोडीन डालते हैं, आयोडीन का मॉलिक्यूल, फिर बाद में हम जब इसका टेस्ट करते हैं फिर हम डाई डालते हैं, और डाई डालते ही अगर आपके सैंपल में स्टार्च है तो सैंपल का कलर नीला हो जाता है। भाग लो, करा है? हमारे स्कूल में एक बार टीचर ने कहा था कि आप सबको, क्योंकि देखो छोड़ो, उसमें ये था कि आपको सलाइवा छोड़ना पड़ेगा उसके अंदर, और बहुत लोगों को ना सलाइवा लार नहीं आ रहा था। तब सर कह रहे इमेजिन करो तुम अपने फेवरेट गोलगप्पे खा रहे हो, कह रहे सर खा के ही आया हूँ मैं भी, मतलब लोगों से लार नहीं निकला था उस समय, मतलब इतना स्ट्रगल करना पड़ा था कि सलाइवा निकले, सो दैट टेस्ट ट्यूब में जाए, सो दैट टेस्ट हमारा आगे बढ़े। तब जाके कोई दो थे बहुत लालची लोग, उनका लार आया था, तब हर के भरी इधर भरी 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 हो, तब जाके भरा क्या था, मैं तो आया ही नहीं था। स्टार्च के दो कंपोनेंट हैं, एमाइलोस और एमाइलोपेक्टिन, ये हैं स्टार्च के कंपोनेंट। स्टार्च भी इन दो चीज़ों से मिलकर बना है। एमाइलोस होता है हेलिकल स्ट्रक्चर और एमाइलोपेक्टिन है ब्रांच स्ट्रक्चर, इस तरह से। दोनों ग्लूकोज से बने भाई, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग यूनिट, दोनों बने सेम किस चीज़ से, ग्लूकोज से बने हुए हैं। यहाँ भी एमाइलोस, जब हम इसका टेस्ट करते हैं ना, आयोडीन वाला टेस्ट करते हैं, तो जो आयोडीन हम डालते हैं स्टार्च में, वो पता कहाँ ट्रैप होता है, इस एमाइलेज के अंदर आयोडीन का मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है बेचारा, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रक्चर है ना ये, वो तो होल्ड नहीं कर सकता आयोडीन। तभी जब आप टेस्ट इस पर फिर आप डाई डालते हो, तो डाई क्या करती है, जहाँ जहाँ पर आयोडीन उससे रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करते कलर कैसा आएगा, नीला। अब अगर स्टार्च ने आयोडीन को होल्ड कर रखा है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टार्च का कलर क्या आ जाएगा, नीला आ जाएगा। तो स्टार्च में कौन है जो आयोडीन को होल्ड करता है, आंसर इज एमाइलोज होल्ड करता है। एमाइलोज का क्या है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिससे वो आयोडीन को होल्ड कर लेता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन का तो ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब देखो स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है। अब जैसे स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड है, ऐसी एनिमल की बॉडी का जो स्टोर्ड फूड है वो है ग्लाइकोजन, ये हमारी बॉडी का स्टोर्ड फूड है। और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर एमाइलोपेक्टिन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट एक डिफरेंस है, इट शोज मोर ब्रांचिंग देन क्या, एमाइलोपेक्टिन। यानी एमाइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचिंग किसकी होती है, ग्लाइकोजन। अब एक क्वेश्चन सुनो, इसका आंसर मुझे बताना।
बॉडी में फूड जो स्टोर होता है वो हमेशा इन्हीं की फॉर्म में स्टोर क्यों होता है, मतलब पॉलीसेकेराइड फॉर्म में फूड क्यों स्टोर होता है, मोनोसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड के फॉर्म में फूड कभी स्टोर क्यों नहीं होता? हाँ, जब जैसे मान लीजिए जब भी शुगर के अंदर दो शुगर की चेन आपस में कनेक्ट होती है तो बीच में एक बॉन्ड बनता है, बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, देखो जी से ग्लूकोज, जी से ग्लाइकोसिडिक, शुगर में बनने वाला बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक, फैट में बनने वाला बॉन्ड एस्टर बॉन्ड और प्रोटीन में बनने वाला बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड है। ये नाम भी आता है ना कई बार, तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले करते हैं। इस बॉन्ड को बनने के लिए बनता कैसे, जरा सुनो। एक शुगर के पास OH ग्रुप होता है, दूसरे शुगर के पास भी क्या होता है, OH ग्रुप। दोनों जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी वाटर का लॉस करते हैं। अब मेरे को बताइए, दो मॉलिक्यूल जब जुड़ रहे हैं, पानी निकल गया, बीच में तो कुछ एटम निकल गए, एटम के निकलने से इनका ओवरऑल साइज पहले जितना होगा पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, कुछ मॉलिक्यूल निकल गया ना बीच में से। यानी पॉलीमर बनते वक्त क्या होता है, बहुत सारा वाटर लॉस होता है, उस वाटर की वजह से इनका ओवरऑल साइज कम हो जाता है। यानी कम स्पेस में अगर ज़्यादा स्टोरेज करना है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है पॉलीमर की फॉर्म में, क्योंकि पॉलीमर जो होते हैं सबसे कम स्पेस यूज़ करते हैं और ज़्यादा स्टोर भी कर लेते हैं शुगर। आप सिंगल मान लीजिए स्टोर करते हैं, सब में अपने मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करते हैं। लेकिन जब सबको जोड़ दिया, सबसे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, अब सबसे HOH बाहर निकल गया, सबसे कुछ एलिमेंट ही बाहर चले गए, तो साइज़ क्या होगा, रोल छोटा हो गया। तो कम स्पेस में ज़्यादा फूड स्टोर करना हो, पॉलीमर से अच्छा कोई तरीका ही नहीं है, आई मीन पॉलीसेकेराइड से अच्छा कोई तरीका नहीं है। और आपने अक्सर एमाइलो वर्ड या एमाइलेज वर्ड सुना होगा, एमाइलो वर्ड हमेशा स्टार्च के लिए आता है, हमेशा। तो कई बार आप सुनोगे एमाइलेज एमाइलो, हमेशा एमाइलोज वर्ड कहीं भी आया आप स्टार्च के टर्म में कि सर स्टार्च की बात चल रही है, ये बात क्लियर है। कितना कर लो आज, ख़त्म तो नहीं अब।